हेलो दोस्तों, यूपीएससी बीके स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आशा करते हैं दोस्तों आप सब लोग अच्छे होंगे, अपने पढ़ाई या स्वास्थ्य का ध्यान दोस्तों आस्ते से रख रहे होंगे। दोस्तों कल यूपीएससी का रिज़ल्ट आया दोस्तों, जिसमें 14,390 के समथिंग सिलेक्शन हुआ प्री में। दोस्तों जिनका भी प्री रुका है सीसेट जीएस की वजह से फिर से रीस्टार्ट कर दिए दोस्तों। एक हफ्ते का रेस्ट लीजिए दोस्तों, इसके बाद फिर से रीस्टार्ट कर दीजिए। 14,000 के समथिंग 14,500 के समथिंग दोस्तों यूपीएससी ने प्री में सेलेक्टेड किया है। इस बार का जो यूपीएससी का प्री का पेपर था दोस्तों बहुत इजी था। कट ऑफ यूपीएससी का जो पेपर 2024 का पेपर है बहुत इजी पेपर है, उतना भी ज़्यादा ट्रिकली नहीं और हार्ड भी नहीं, लेकिन दोस्तों पेपर ईजी है। इससे जो कट ऑफ जाएगा, कट ऑफ भी वो हाई जाने वाला है। जो जनरल वाले का कट ऑफ है 90 से 95 कट ऑफ जाने वाला है दोस्तों। ईडब्ल्यूएस का आएगा 85 से 90 जाने वाला है, और फिर ओबीसी का दोस्तों इतना जाने वाला है 90 से 92 95 की समथिंग जाने वाला है दोस्तों। तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। जो सीसेट दोस्तों, सीसेट की वजह से भी अभी कुछ लोगों का रुका है दोस्तों। तो सीसेट आप जैसे आप जीएस में पढ़ते हो सेम आपको सीसेट भी पढ़ना है। सीसेट के लिए आपको पर डे 2 घंटे या 3 घंटे देना ही होगा, कंपलसरी हो गया। सीसेट ऐसा हो गया दोस्तों, सीसेट के वजह से हम 1-2 नंबर के लिए रुकते हैं। अभी एक दोस्त का 102 नंबर आ रहा है, लेकिन सीसेट में 61 आ रहा है, 6 मार्क्स के लिए उसका सिलेक्शन रुक गया। नहीं तो वो भी मेंस की तैयारी करता दोस्तों। तो आप सीसेट को भी जीएस की तरह प्रेफरेंस दीजिए, क्योंकि सीसेट आजकल एक का नहीं, जो सिलेक्टेड है बंदा ऑलरेडी यूपीएससी में उसका भी सीसेट रुक रहा है दोस्तों। तो आपको सीसेट के लिए कंपलसरी हो गया, आपको सीसेट का 2 घंटे नहीं दोस्तों तो 1 घंटा देना ही पड़ेगा आपको। क्लासेस छोड़ के आपको 1 घंटा प्रैक्टिस देना ही पड़ेगा। और फिर जब प्री का टाइम आएगा जनवरी से आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। सीसेट बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा है, लेकिन सीसेट पिछले बार 2023 के कंपेरिजन में 2024 में जो सीसेट का पेपर है बहुत ही ईजी था। लेकिन इसमें दोस्तों जो पैसेज कॉम्प्रहेंशन जो पैसेज दिया है इस बार यूपीएससी 2023 के कंपेरिजन में 2024 में जो दिया है उन्होंने पैसेज थोड़ा सा इस बार थोड़ा सा हार्ड दे दिया। जो मैथ रीजनिंग है उसमें उतना ज़्यादा ट्रिक नहीं दिया, इजी था। लेकिन दोस्तों पैसेज है उसी में बच्चों का वो हो गया, तो सीसेट की वजह से प्री रुक गया है दोस्तों। तो आप फिर से रीस्टार्ट कीजिए। जीएस को आप जितना प्रेफरेंस दोगे उससे आपको 2 घंटा सीसेट कंपलसरी होगा, 2 घंटा आपको सीसेट देना ही पड़ेगा। आप सीसेट में फोकस नहीं करोगे दोस्तों 5 नंबर 6 नंबर के लिए सीसेट रुक जाता। सीसेट रुक गया दोस्तों तो फिर से आपको 1 साल का पूरा वेस्ट हो जाए। वेस्ट नहीं होगा, नॉलेज ही होगा, लेकिन आपको एक्सपीरियंस होगा, लेकिन दोस्तों आपको 1 साल वो हो जाए, फिर से आपको 1 साल के लिए वेट करना पड़ेगा यूपीएससी के लिए। तो आपको सीसेट जीएस सबको साथ में प्रेफरेंस लेके चलना पड़ा है। कट ऑफ जाने वाला इस बार हाई दोस्तों, ईजी पेपर है बहुत ही। और एमपीपीएससी का भी पेपर रिजल्ट आने वाला दोस्तों। अभी एमपीपीएससी ने आंसर की जारी किया। आपको जो भी ऑब्जेक्शन है आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हो। अभी फिर जो फाइनल आंसर की आने वाला है एमपीपीएससी का, इसके बाद फिर कट ऑफ आएगा। तो कट ऑफ एमपीपीएससी में भी कट ऑफ ज़्यादा जाने वाला, क्योंकि इसमें 110 पोस्ट पद दिए हैं, और यूपीएससी में तो दोस्तों 1056 के समथिंग पद हैं। तो इसमें तो दोस्तों कट ऑफ जाएगा, क्योंकि बहुत ईजी पेपर है। तो यूपीएससी ने अब बोल सकते हो 15 गुना मतलब प्री में उन्होंने सिलेक्टेड बंदा लिया, और 15 में से दोस्तों ये 1,000 लेने वाला है, 1056 ही लेने वाला है। अभी मेंस में जाएगा, कुछ इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन में छट जाएंगे, फिर दोस्तों मेंस में छट जाएंगे, इंटरव्यू में छट जाएंगे। तो आपको आंसर राइटिंग भी करना है, सीसेट भी लेना और जीएस का भी प्रैक्टिस करना है। जो अभी जिसका सेकेंड अटैम्प्ट थर्ड अटैम्प्ट है दोस्तों वो सीसेट में फोकस करें। आपका रिवीजन कंटिन्यू कीजिए, और न्यूज़पेपर प्लस आपको पीआई कुछ लगाना है जीएस का। लेकिन सीसेट को आपको कंपलसरी देना ही पड़ेगा 2 घंटा। सीसेट ऐसे ज़्यादा ट्रिकली होता जा रहा है, तो सीसेट को आपको टाइम देना ही पड़ेगा। आप कोचिंग लगा सकते हो। पीआई कोच दोस्तों आप लगाओगे जो यूपीएससी का, जिसमें एक टॉपिक से 4 5 10 क्वेश्चन ही हो सकते, लेकिन आप उसके लिए एक अलग से बुक ले लीजिए। और पैसेज का भी दोस्तों जो एजप्शन आता है, पूर्व धारणा आता है जो हिंदी में बोलते हैं दोस्तों, तो ये वाला अलग है। फिर निष्कर्ष यानी कि इन्फ्रेंस ये वाला अलग है। तो आपको ये दोनों ज़्यादा पूछ जाते हैं। आप 2024 का पेपर जब देखोगे दोस्तों तो उसमें पूर्व धारणा यानी कि एजम्पशन और इन्फ्रेंस यानी कि निष्कर्ष, ये दोनों टॉपिक से पूछा गया है बस। तो आपको ये दोनों टॉपिक को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना। जो पैसेज दिया गया 2011 से लेकर 2024 तक, तो आप इतने ही का ही लगा लीजिए। इसके बाद
टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। तो टेस्ट सीरीज से आपको डिमोटिवेशन नहीं होना है, सीखना है उसमें से हाँ क्या गलती है उसको आगे इम्प्रूव करना, ताकि आप मेन एग्जामिनेशन में जब जाओ तो आपको वहाँ पे गलती ना हो। टेस्ट सीरीज इसी के लिए, डिमोटिवेशन नहीं आ रहा कि हाँ कम कम मार्क्स आ रहा है तो। अब फिर दोस्तों अभी हम जो MPPSC या फिर UPSC का जो अभी सीरीज़ चला रहे हैं हम एशियंट हिस्ट्री का, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। जैसे ही हमारा एशियंट हिस्ट्री या फिर कवर हो जाएगा, फिर हम PI क्विज़ लाने वाले हैं। PI क्विज़ लाएंगे दोस्तों, उसमें पुराने वाले PI क्विज़ और टेस्ट सीरीज में जो PI क्विज़ है दोस्तों उसको भी करने वाले, ताकि अभी से ही अभी MPPSC का भी नोटिफिकेशन आया नहीं है, लेकिन समथिंग फरवरी के समथिंग उसका प्री होने वाला है, तो आपको अभी से ही प्री प्लस मेन साथ में लेके चलना है दोस्तों। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले एशियंट हिस्ट्री का महाजनपद, तो दोस्तों जो नए हैं चैनल में उसको सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो महाजनपद के लिए दोस्तों अभी हम इसका प्री प्लस मेंस दोनों साथ में लेके चल रहे हैं। आपको प्री प्लस मेंस दोनों साथ में ही लेके चलना है, अलग अलग आपको नहीं पढ़ना। अपने प्री के लिए टॉपिक पढ़िए फैक्ट डाटा, यही फैक्ट डाटा जब 2 नंबर में आएगा मेंस में तो आपको काम आएगा, लेकिन जब 7 मार्क्स का आएगा दोस्तों तो 11 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन, तो उसमें आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत होगी। इसलिए आप प्री प्लस मेंस साथ में लेके चलिए। अलग से जब आप पढ़ोगे आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा, तो मेंस के लिए इतना टाइम नहीं मिलता, 2 महीने मिलता है, 2 से 2.5 महीना। तब इतने 2.5 महीने में आप पूरा GS 1 2 3 4 5 6 सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाओगे। अब भी जैसे दोस्तों अभी आप कौन सा टॉपिक ले सकते हो, GS 4 ले सकते हो, एथिक्स ले सकते हो, हिंदी का पेपर ले सकते हो, SC का पेपर। ये 3 पेपर स्कोरिंग मार्क्स है, यही आपका रैंक डिसाइड करता है कि हाँ आपको DM बनना, DSP बनना, यही आपका रैंक डिसाइड करता है कि हाँ आपको रैंक अच्छे आएंगे इसमें से। तो आप इसका अभी 3 GS 4 GS 5 GS 6 अभी आप दिसंबर के पहले नहीं तो 2 महीने 3 महीने में तीनों पेपर कंप्लीट कर दीजिए। फिर जैसे प्री आएगा तो प्री और प्लस मेंस जो टॉपिक है उसको साथ में लेके चलेंगे, तो मेंस में भी काम आएगा, प्री उस समय प्री का पढ़ना है तो प्री का भी काम आएगा। तो दोस्तों आप ऐसी रणनीति बनाइए ताकि आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिले। तो अभी हम जो सीरीज़ चला है दोस्तों, अभी हम एशियंट हिस्ट्री लेके चल रहे हैं जो भारत का इतिहास है। फिर MP का जो हिस्ट्री है उसके लिए अलग से सीरीज आएगा दोस्तों। तो महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। महाजनपद कब हुआ था दोस्तों? जिस पहले जन था, जन से फिर जनपद बना, फिर जनपद से फिर महाजनपद बना दोस्तों। पंचायत के से रिलेटेड ही होता है ये। तो महात्मा बुद्ध के जन्म कब हुआ? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। 16 महाजनपद थे जिसमें 10 गणतंत्र राज्यों में विभक्त थे दोस्तों। जो महात्मा बुद्ध का जन्म हो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, तब 16 महाजनपद थे, उसमें से 10 गणतंत्र थे, यानी कि 10 स्वतंत्र थे पूर्ण रूप से। गणतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंस। फिर यह महाजनपद 8 वैदिक जनपदों में भूमि विस्तार या नए महाजनपदों के निर्माण का परिणाम है दोस्तों। वैदिक काल है। वैदिक काल में दोस्तों उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल। तो कौन आएगा पहले? तो पहले आएगा ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का जो टाइमिंग है क्या, 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व दोस्तों, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और उत्तर वैदिक काल का आएगा 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो आपको इसमें डेट मेंशन नहीं, डेट आपको जब इंट्रोडक्शन मेंस का क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे ही डेट मेंशन नहीं, इसका डाटा फैक्ट उसमें डालना है मेंस के उसमें इंट्रोडक्शन में, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, यानी ये भी आ सकता है अंगुत्तर निकाय क्या है? बौद्ध ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है। तो आपको खुद से PI क्वेश्चन बनो, आप खुद एग्जामिनर बनो कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आएगा। प्री का कैसे आएगा, मेंस का तो दोस्तों मैं बता ही दूंगा, लेकिन प्री का आप खुद जब एनालिसिस करोगे टॉपिक PI कुछ कि हाँ यहाँ से प्री का जो क्वेश्चन बनेगा वो कैसे बनेगा। तो दोस्तों ये अंगुत्तर निकाय पूछ लिया किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, फिर फारसी धर्म। तो दोस्तों बौद्ध धर्म हो जाएगा। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म है। UPSC में पूछा जा चुका है कि अंगुत्तर निकाय 16वें सूत्र दिए चुका है, पूछा इसमें से कौन से जैन ग्रंथ है। तो दोस्तों जो अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है और भागवती सूत्र है जैन ग्रंथ से संबंधित है। 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया दोस्तों। आगे हम इनका 16 महाजनपद दिए हैं, इनके बारे में भी पढ़ने वाले। कौन सा जनपद कहाँ है, कौन सी नदी के किनारे है, कौन से राज्य में है, ऐसे भी टॉपिक फॉलोइंग द मैचिंग पूछा जाता है PI क्विज में। आगे बढ़ते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में दोस्तों इनकी जो पॉलिटिकल स्थिति थी, पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारतीय इतिहास से महत्वपूर्ण परिवर्तन समय काल माना जाता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि इसमें नए धर्मों का उदय हुआ था, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इसके अलावा अनेक भी धर्मों का उदय हुआ। लेकिन इसमें से दोस्तों 2 महत्वपूर्ण धर्म फेमस हुआ, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जहाँ महाजनपदों का उदय हुआ, इसे महाजनपद कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथ जो अंगुत्तर निकाय है और जैन धर्म का भागवती सूत्र में 16 और पाणिनि जो दोस्तों पाणिनि का जो अष्टाध्यायी लिखा गया, ये क्या है?
पॉलिटिकल बुक है, ये पूछ लेगा दोस्तों पीआई क्वेश्चन में। पाणिनि का जो अष्टोत्तरी बुक है वो कौन सा रिलेटेड है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमी है, सोशल है, फिर मैथमेटिक्स है, तो ये क्या आएगा आपका पॉलिटिकल बुक से पाणिनि का। इसमें व्याकरण के 12 खंड दिए गए हैं। इस काल में आरंभिक राज्य लोहे के बढ़ते प्रयोग अब मुद्राओं के विकास के लिए जुड़ा है, जिन्होंने भौतिक, राजनीतिक और जीवन में क्रांति लाने की दोस्तों जो ये महाजनपद है इसमें फेमस क्या था, यहाँ पे दोस्तों लोहे का प्रयोग होना चालू हो गया था। इस लोहे पाए गए थे, वैदिक काल में भी पाए गए, लेकिन दोस्तों इन्होंने प्रयोग उसको कैसे अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है इन्होंने प्रयोग किया है कृषि के लिए, तो इन्हें अच्छे विकास हुआ कृषि। अब मुद्राओं का भी प्रचलन हो गया दोस्तों इसमें से। अब महाजनपद की विशेषताएँ क्या है दोस्तों, ये आ सकता है, तो आपको महाजनपद आएगा दोस्तों। तो महाजनपद का फुल डेफिनेशन देना, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वैदिक काल के समय में प्रचलित था, जिसमें दोस्तों जैन धर्म और बौद्ध धर्म प्रमुख थे। इंट्रोडक्शन दे देना दोस्तों, आप डेट भी मेंशन कर देना इसमें से। दोस्तों जब आप वैदिक काल लिखोगे तो उसमें आपको 1500 से लेकर 600 डालना है कि हाँ, और जब आप ऋग वैदिक डालोगे ओनली तो उसमें आपको 1500 से लेकर 1000, और उत्तर वैदिक डालोगे तो आपको 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व। ऐसे ही आपको डेट भी मेंशन करना। जो पीएससी लेवल के हैं दोस्तों उसमें आप डेट मेंशन करोगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। जो यूपीएससी लेवल है उसमें डेट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देता यूपीएससी, लेकिन पीएससी लेवल में डेट मेंशन करोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो अपने फैक्ट आप लिख दोगे इंट्रोडक्शन में, फिर आप महाजनपद काल की विशेषता लिखोगे, फिर इसको एक बॉक्स में बंद करना दोस्तों। फिर फर्स्ट टॉपिक डालना महाजनपद काल का उदय, फिर इसको अंडरलाइन करना दोस्तों। फिर उत्तर वैदिक काल में जनपद एवं महाजनपदों में परिवर्तन आए, और एग्जाम्पल देना चेदी, अवंती, मगध, वत्स आदि हैं दोस्तों, 16 महाजनपदों में से हैं। फिर सेकंड टॉपिक डालना सार्वभौमिक सत्ता का अभाव। विशेषता दोस्तों हम इसके फीचर लिख रहे हैं। सार्वभौमिक सत्ता का अभाव इसमें आएगा, संपूर्ण उत्तर मध्य भारत में केंद्रीय सत्ता का अभाव था दोस्तों। जो संपूर्ण भारत यानी उत्तर भारत में जो दोस्तों केंद्रीय सत्ता था, उसके जो किंग्स थे उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिनको जो ये केंद्रीकरण था वो उनका अभाव था, उसे वही बोला गया। इसके कारण जो ये इनका महाजनपदों का उदय हुआ। अगर कोई अच्छा राजा होता, अच्छा शक्तिशाली, तो ये महाजनपद काल इनका उदय नहीं होता। उसी के बारे में बोल रहा है। संपूर्ण देश छोटी छोटी इकाइयों में विभाग थी। हाँ दोस्तों, थर्ड टॉपिक डालना शासन प्रणाली। अधिकांश महाजनपदों में राजतंत्र जबकि गणतंत्र व्यवस्थाओं की जानकारी मिलती है कि उदाहरण कोलिया लिच्छवी। फोर्थ टॉपिक चलना राजा की शक्तियाँ बढ़ने से साम्राज्य का विस्तार की आकांक्षा में वृद्धि हुई, राजाओं द्वारा राज्य विस्तार के प्रयास किए गए। 5 टॉपिक डालना राजस्व व्यवस्था। दोस्तों आपको ये टॉपिक डालना है, फिर अंडरलाइन करना है, फिर उसको आगे लिखना है। इसमें आपको ओनली डायरेक्ट पॉइंट लिखना है। जैसे दोस्तों मैं बता रहा हूँ 5 टॉपिक डालना है, फिर राज व्यवस्था लिखना है, फिर अंडरलाइन करना उसको। इसके बाद फिर उसके आगे हेडलाइन देना, फिर लिखना है। अब राजस्व व्यवस्था स्थायी होगा दोस्तों। जो पहले ऋग वैदिक का उत्तर वैदिक काल में जो राजस्व व्यवस्था था स्थायी नहीं था, लेकिन अब उसको स्थायी कर दिया कि हाँ हम आपसे इतना ही कर लेंगे, उन्होंने फिक्स कर दिया था। राजा अधिकारी वर्ग कर वसूल, राजा के जो अधिकारी वर्ग थे वही कर वसूल करते थे महाजनपद काल में। 6ठा टॉपिक डालना साम्राज्यवाद की अवधारणा मूर्त रूप लिया, यानी कि इन्होंने धीरे धीरे साम्राज्यवाद का विस्तार किया और उनको महत्वपूर्ण दिया। उदाहरण के लिए मगध बहुत इंपॉर्टेंट है, मगध का उत्कर्ष। 7 डालना स्थायी प्रशासन एवं सैन्य व्यवस्था। राज्य के स्वरूप में वृद्धि से प्रशासन एवं सेना की आवश्यकता अनुसार रूप स्थापना की गई। सर्वप्रथम स्थायी सेना रखने की परंपरा विकसित हुई दोस्तों। कब? बिंबिसार। यानी दोस्तों पहले महाजनपद ऋग वैदिक काल हड़प्पा काल में स्थायी सेना नहीं रखते, लेकिन जो महाजनपद कालीन है यहाँ के राजा स्थायी सेना रखने लगे हैं दोस्तों। वहाँ पे स्थायी सेना नहीं रखते थे ऋग वैदिक उत्तर वैदिक में। जब भी उनकी ज़रूरत होती थी उन्होंने वो भर्ती कर लेते थे, फिर उनको पुनः विघटन कर देते। लेकिन जो महाजनपद कालीन है यहाँ पे राजा स्थायी सेना रखते थे। उदाहरण के लिए बिंदुसार। आपको एग्जाम्पल भी देना तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। 8 टॉपिक डालना राजवंशों का उदय। विभिन्न क्षेत्रों में छोटे बड़े अनेक राजवंश की स्थापना हुई। उदाहरण के लिए मगध में हार्यंक वंश कुरुवंश, इंद्रप्रस्थ वंश। 9 टॉपिक डालना ब्राह्मण का आक्रमण दोस्तों, बाहर आक्रमण है दोस्तों, जो बाहरों से जो आक्रमण हुआ है उनके बारे में 9 टॉपिक डालना है। तो दोस्तों ये 9 टॉपिक है। आप इसको 11, आपको कोई भी मेंस का जो टॉपिक लिखना है दोस्तों आपको 11 मार्क्स में लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि अगर आपने 7 मार्क्स के हिसाब से तैयारी करोगे, उसको रेडी करोगे और 11 मार्क्स का आएगा धोखे से,
तो आप उसको विस्तार से नहीं लिख पाओगे। अगर आपने 11 मार्क्स के हिसाब से अपना आंसर राइटिंग की और 7 मार्क्स का आया तो आप उसको हैंडल कर सकते हो, उसको छोटा कर सकते हो। लेकिन अगर 7 मार्क्स के हिसाब से अपने आंसर राइटिंग की 1.5 पेज और 11 मार्क्स का आएगा तो आपको फिर वहाँ मुश्किल हो सकता है। इसलिए आप 11 मार्क्स के हिसाब से आंसर राइटिंग कीजिए। 9 टॉपिक डालना, बाहर आक्रमण। पश्चिमोत्तर भारत में केंद्रीय सत्ता न होने का लाभ बाह्य आक्रमणकारियों ने उठाया। ईरानी एवं यूनानी आक्रमण प्रारंभ होने लगे। उदाहरण के लिए दोस्तों डेरियस फर्स्ट और सिकंदर। दोस्तों फिर आपको ये अच्छे से कंक्लूजन देना है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व राज्य निर्माण का काल था। इसमें राज्य एवं राज्य को मान्यता मिली, साथ ही साम्राज्य विस्तार, कुशासन, कूटनीति एवं राजनीति संबंधों की महत्ता स्थापित हुई। दोस्तों एक आपको कंक्लूजन लिखना है, उसमें डाटा फैक्ट देना है, और जो आप दोस्तों जब इंट्रोडक्शन है उसमें डाटा फैक्ट देना और कंक्लूजन लिखना। पॉजिटिव वे में आपको हमेशा कंक्लूजन देना है। नेगेटिव दोगे तो एग्जामिनर आपका मार्क्स काट सकता है, इसलिए आप पॉजिटिव ही देना आपको। यहाँ जैसे दोस्तों इन्होंने दिया 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व राज्य निर्माण का काल था। इसमें राज्य एवं राजा को मान्यता मिली, साथ ही साम्राज्य का विस्तार, प्रशासन, कूटनीति, राजनीतिक संबंधों की महत्ता स्थापित हुई। जिसमें से आप ऐसे भी डाल सकते हो जिसमें मगध महत्वपूर्ण था, मगध महत्वपूर्ण ऐसे ही, तो मगध बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो मगध का आप एग्जाम्पल दे सकते हो, तो बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। फिर दोस्तों अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय कौन से धर्म से संबंधित? दोस्तों मैंने आपको अभी बताया, कमेंट बॉक्स में कीजिए, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अंगुत्तर निकाय के अनुसार 16 महाजनपद हैं और 10 गणतंत्र हैं। दोस्तों आपको 2 नंबर, अब पहले जो 3 नंबर का पूछा जाता था, अब उसको 2 नंबर कर दिया है पीएससी ने। तो आपको 2 नंबर के मार्क्स में पूछे जाएंगे और इसी में से आपको प्री में पूछा जाएगा। तो पूछ लेगा काशी। काशी का कैपिटल क्या है दोस्तों? वाराणसी। कहाँ पे है ये काशी? वाराणसी यूपी में है दोस्तों। क्षेत्र क्या है? वाराणसी हम उसको निकटवर्ती क्षेत्र हैं। अजातशत्रु दोस्तों इसे मगध में मिला लिया गया था। दोस्तों ऐसे ही 2 मार्क्स के आएंगे, तो आपको फैक्ट लिखना है, इसका कैपिटल लिखना है, कहाँ पे है वर्तमान, यूपी में है, वाराणसी क्षेत्र। इसमें कौन सा शासन था दोस्तों? अजातशत्रु द्वारा इसे मगध में मिला लिया गया। आप किंग्स का नाम भी एडिशन करोगे तो आपको अच्छे मार्क्स होंगे। सेकेंड टॉपिक में कौशल। कौशल का कैपिटल क्या था? श्रावस्ती। श्रावस्ती कहाँ है दोस्तों? वर्तमान फैजाबाद, यानी कि दोस्तों ये भी यूपी में है। 2 नंबर का आएगा, आपको ज़्यादा फैक्ट लिखना है, जैसे प्री में पढ़ोगे बस। अजातशत्रु द्वारा इसे मगध में मिला लिया गया, इसमें भी इसके अंतर्गत शाको का गणराज्य भी आता है। कौशल नरेश विदुड़ब ने विनाशकार कौशल में मिलाया था। फिर दोस्तों बाजी, आगे बढ़ते हैं। बाजी संघ की स्थापना क्या है? वैशाली। वैशाली कहाँ दोस्तों? बिहार में। अष्टकुल राज्य की कहा गया दोस्तों कि 8 गणराज्य थे वैशाली के। किसी भी अजातशत्रु ने मगध में मिला लिया। दोस्तों 3 तो आपको सेम ही टॉपिक है, अजातशत्रु ने मगध में मिला लिया तीनों। कौन कौन सा आप तो देख चुके हो। फिर एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ रिवीजन का दोस्तों। काशी, कौशल और बाजी संघ, एक टॉपिक तो आपको सेम ही मिल गया, अजातशत्रु ने मगध में मिला लिया। फिर आपको इसको कैपिटल लिखना है, वर्तमान लिखना है, बस 2 नंबर का आपका मेंस का टॉपिक कंप्लीट हो गया। फिर 4 का मल महाजनपदों 2 गणराज्यों में से मिलकर बना है। दोस्तों मल की राजधानी कुशानगर था, यानी कुशीनगर या फिर कुशानगर देख सकते हो। क्षेत्र वर्तमान कहाँ है? देवघर या गोरखपुर। कहाँ पे? गोरखपुर, ये भी यूपी में है दोस्तों। वाल्मीकि रामायण अनुसार लक्ष्मण के पुत्र चंद्र केतुमल के वंशज आगे चलकर मल्ल की स्थापना की। दोस्तों पूछ लेगा मल्ल की स्थापना किसने की दोस्तों? तो अब लिखना चंद्र केतुमल ने मल्ल गणराज्य की स्थापना की। फिर दोस्तों पावा कहाँ पे है? पावा माल, इसकी राजधानी कहाँ? पावापुरी। पड़ौना नामक स्थान पर है दोस्तों, आप सर्च मारिए पड़ौना। महात्मा बुद्ध को कुशीनरा ने महापरि निर्माण तथा महावीर स्वामी को पावा निर्माण की प्राप्ति हुई। चेदी की राजधानी कहाँ दोस्तों? शक्तिमती। वर्तमान कहाँ? बुंदेलखंड का पूर्वी भाग है। महाभारत काल में चेदी नरेश शिशुपाल का उल्लेख है दोस्तों। छठा का आएगा बस्त की राजधानी क्या है? कौशाम्बी। कहाँ है दोस्तों? यूपी में है। वर्तमान इलाहाबाद का दोस्तों जो नाम चेंज करके क्या किया गया? इलाहाबाद का नाम क्या किया गया चेंज करके? प्रयागराज। ऐसे ही पूछा जा सकता है। यूपीपीसीएस वाले में पूछा जा सकता है, एमपीपीएस में मुश्किल है। जैसे दोस्तों योजना आयोग था, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग कब आया दोस्तों? 2015 में आया। पूछ ले कौन सी गवर्नमेंट था? बीजेपी गवर्नमेंट, तो जनता पार्टी। ठीक है दोस्तों। इसका अध्यक्ष कौन होते हैं? जिसके प्राइम मिनिस्टर इसको हेड करते हैं दोस्तों।
वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी। वर्तमान इलाहाबाद कौशाम्बी जिला है। कुरु वंश का अंतिम राजा निशाचर ने राजधानी कौशाम्बी स्थापित की। शिशुनाग द्वारा मगध में मिला लिया गया। 7 का आएगा दोस्तों कुरु की राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ। कहाँ है दोस्तों? दिल्ली हरियाणा के कुछ क्षेत्र हैं। बुद्ध के समय यहाँ राजा कोरब था दोस्तों। महाजनपद द्वारा मगध में विलय कर लिया गया। 8वां क्या आएगा दोस्तों? अंग की राजधानी क्या है? चंपा क्षेत्र कहाँ? आधुनिक भागलपुर मुंगेर जिला बिहार में है। अंग की राजधानी क्या है? चंपा। इसमें ब्राह्मण शासक के समय बिंदुसार ने मगध को मिला लिया था। मगध बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मगध की राजधानी क्या? राजगृह या फिर गिरिब्रज है। कहाँ है? पटना, गया, शाहाबाद यानी बिहार में है दोस्तों। अशोक का भी डाल सकते हो, अशोक के शासनकाल में महत्वपूर्ण फेमस हो ज़्यादा। 10 का पांचाल का अहिच्छत्र काम्पैल आएगा। कहाँ पे दोस्तों? यूपी में है। बरेली बादोशपुर आएगा। महाजनपद द्वारा मगध में विलय कर लिया गया दोस्तों। मत्स्य की राजधानी क्या? विराटनगर है। क्षेत्र का है? उदयपुर के सीमावर्ती क्षेत्र। सूरसेन का आएगा? मथुरा। आधुनिक मथुरा आएगा। बुद्ध के समय यहाँ का राज अवंतीपुर था। सूरसेन की महापारपनन द्वारा इसमें विलय कर लिया गया। 8वां का आएगा? पोटलियापोतेन। कहाँ है ये कहाँ पे दोस्तों? गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी के तट है। आपको ये भी देखना है 8वां का पोटलियापोतेन कहाँ है वर्तमान में, तो ये भी पूछा जाता है। वर्तमान 8वां का नाम देगा, वर्तमान स्टेट का नाम देगा, फिर सिटी का नाम देगा, या फिर रिवर का नाम देगा, कौन सी रिवर के किनारे है। तो ये दोस्तों इसके राजधानी पोटलियापोतेन है। गोदावरी नदी के तट पर है दोस्तों। बुद्ध के समय अवंती राज्य के शासक अशमक को जीतकर मिला लिया गया। दक्षिण भारत में एकमात्र महाजन दोस्तों, दक्षिण भारत में है अशमक का पोटलियापोतेन। गोदावरी नदी यानी दोस्तों दक्षिण भारत में है। महापारपनन द्वारा इसे मगध में मिले। अवंती ये हो चुका। अवंती का अवंती के कैपिटल नहीं दिया इसमें, एक सेकंड। अवंती के दोस्तों दो कैपिटल है। एक है उत्तरी अवंती का उज्जैन, दक्षिणी का आएगा महिष्मती। शिशुनाग द्वारा मगध में मिला लिया गया। बुद्ध काल में चंद्रप्रौत शासक था। फिर गांधार का तक्षशिला कैपिटल है दोस्तों। क्षेत्र का पाकिस्तान अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र। कंबोज का आएगा हाटक नहीं दोस्तों, ये हाटक आएगा। पाकिस्तान का आधुनिक हजारा जिला है। कंबोज का दोस्तों हाटक है। कौटिल्य ने कंबोज राज्य को वार्ता शास्त्रोपजीवी कहा। गणराज्य दोस्तों, ये जो गणराज्य है दोस्तों, इससे टॉपिक पूछा गया पीआई को। आप अगर देखोगे मेंस का तो इससे पूछा गया है आपको मेंस का क्वेश्चन। गणतंत्र राज्य सुसुमेर पर्वत के भाग हैं दोस्तों। कपिलवस्तु के शाक्य हैं। केशवपुत्र के कलम हैं दोस्तों। अलप्पा के बुली हैं। रामगरम के मोलिया हैं दोस्तों। मिलपालियन के मैरिया दोस्तों मिथिला के। और लिच्छवी के गणराज्य दोस्तों जो लिच्छवी के गणराज्य है, इसी से मेन से पीआई को क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। यहाँ पे लिखा भी देखो, मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। MPPSC में दोस्तों पूछा गया है। वैशाली के लिच्छवी गणराज्य। कुशीनगर का आएगा मल्ल। पावा के मल्ल की राजधानी क्या? पावापुरी दोस्तों। द्वितीय नगरीकरण किसे कहा जाता है? ये द्वितीय नगरीकरण के बारे में दिया गया दोस्तों। लोहे के उपयोग हेतु प्रयोग। आपको ऐसे पूछ लेगा द्वितीय नगरीकरण से आप क्या समझते हैं? द्वितीय नगरीकरण क्या है दोस्तों? लोहे के उपयोग का कृषि हेतु प्रयोग द्वितीय नगरीकरण में आता। तो DD कौशाम्बी RS शर्मा के अनुसार आपको एक नाम देना है। दो नाम याद रखते हैं तो अब दो नाम याद रखिए। अगर एक ही देना RS शर्मा DD तो RS शर्मा उसके अनुसार लिखना है। लोहे के कृषि उपयोग में कृषि क्षेत्र में विस्तार और परिणाम स्वरूप कृषि के उत्पादन में वृद्धि हुई, जिससे विशेष अधिशेष बड़ा फलस्वरूप नगरों का उदय हुआ। राजनीतिक कारण में आपको क्या डालना दोस्तों? कुछ नगर जैसे पाटलिपुत्र, चंपा, राजगृह आदि का उदय हुआ इसलिए हो पाए क्योंकि इन नगरों को तत्काल राजाओं ने राजधानी के रूप में विकसित किया। फलस्वरूप यहाँ आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि हुई। धार्मिक कारण, नए धर्मों का उदय के कारण कुछ नगर जैसे मथुरा, श्रावस्ती, वैशाली जो धार्मिक केंद्र थे यहाँ
चढ़ावे के रूप में धन का संकेंद्रण हुआ। फलस्वरूप आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ी, जिनसे नए नगरों का निर्माण हुआ। व्यापारीकरण दोस्तों, नगरीकरण के कुछ नगर जैसे तक्षशिला, अवंती, बनारस आदि का विकास व्यापारिक केंद्र की वजह से हुआ, जिनमें से तक्षशिला एवं बनारस की व्यापारिक मार्ग में स्थित होना एवं अवंती का सूती वस्त्र उत्पादन प्रमुखता कारण इन नगरों का विकास हुआ। दोस्तों ये 2-3 नगरीकरण यानी कि इनका जो विकास हुआ नगरीकरण महाजनपद का क्यों हुआ, तो दोस्तों रेडियो को संविधान से लिखने के लोहे को कारण, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, व्यापारिक कारण। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं मेंस का टॉपिक कि मगध के उत्कर्ष के क्या कारण है, मगध का उदय क्यों हुआ। तो दोस्तों फर्स्ट आपका इंट्रोडक्शन देना है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों में से केवल एक महाजनपद है, किंतु कालांतर में मगध ने अन्य महाजनपदों को अपने में समाहित कर लिया। इसी कारण मगध का उत्कृष्ट कहते हैं। इसी को मगध का उत्कृष्ट कहते हैं, मगध की सफलता का कारण है दोस्तों। फिर भौगोलिक कारण डालना आपको फर्स्ट टॉपिक, भौगोलिक डालना है, अंडरलाइन करना है, उसके नीचे ये लिखना है, क्या लिखना है, मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज यानी कि 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, जो गिरिदुर्ग के जैसी थी, तथा मगध की दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र 3 और नदियों से घिरी थी। कौन सी नदी, गंगा, सोन, गंडक, जिससे पाटलिपुत्र नदी दुर्ग की भांति थी, जो बाह्य आक्रमण में सुरक्षित था। सेकंड का आएगा आर्थिक कारण दोस्तों, मगध गंगा नदी घाटी में बसा हुआ था, जिस कारण यहाँ की मिट्टी जलोढ़ एवं उपजाऊ थी, जिससे कृषि में अत्यधिक उत्पादन हुआ। दोस्तों आर्थिक कारण 2 टॉपिक हो गया। फिर दोस्तों थर्ड टॉपिक डाल सकते हो मगध के निवास, यानी दोस्तों ये तो इकोनॉमी में आएगा दोस्तों। सेकंड टॉपिक रहने दो, मगध वासियों को धन की, रुपाई और ज्ञान के लिए उत्पादन में वृद्धि हुई। दोस्तों व्यापार का केंद्र डाल सकते हो, व्यापार डाल सकते हो। व्यापार में मगध वासियों को धन की, रुपाई और धन में वृद्धि, जिससे किसी उत्पादन में वृद्धि हुआ। पाटलिपुत्र व्यापारिक केंद्र में थे, जिसमें नगर में आर्थिक वृद्धि हुई। परिणाम स्वरूप प्रजा आर्थिक रूप से संपन्न हुई तथा अपने राजा को अधिक कर अदा करने में लगी थी। थर्ड टॉपिक है, फोर्थ टॉपिक डालना आपको सैन्य संगठन दोस्तों। फोर्थ टॉपिक आपको क्या डालना है, सैन्य संगठन में आपको क्या लिखना है, मगध की भौगोलिक स्थिति में खनिजों एवं वनों की अधिक उपलब्धता थी, जिन्हें जैसे लोहे जैसे खनिजों के सुदृढ़ शस्त्र बनाए गए एवं वनों में हाथी पकड़कर सेना में शामिल किए गए, जिससे मगध का सैन्य संगठन मजबूत हुआ। फिर दोस्तों 5 टॉपिक डालना राजनीतिक कारण में दोस्तों क्या आएगा, मगध में योग्य राजाओं जैसे बिंदुसार, राजा शत्रु, शिशुनाग, महापातवाहन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक आदि की विस्तार नीतियों के कारण मगध को उत्कृष्ट भूमिका निभाई गई। उसमें उच्च कूटनीति विद्वान चाणक्य का एक बस डाल दीजिए, चाणक्य ने महत्वपूर्ण भूमिका गाई। कितना दोस्तों 6 डाल। सामाजिक कारण, मगध का समाज अन्य महाजनपदों की समाज की तुलना में उदार था, जिससे मगधवासियों में परिवर्तन को सहज स्वीकार किया गया तथा सूदखोरी व महाजनी कार्य करते रहे, जो ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार अधर्मी थे। दोस्तों कंक्लूजन, उपरोक्त से स्पष्ट होता सभी कारणों से मगध को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो उत्तर भारत में उपजाऊ मैदान में निवास करते। उपजाऊ भी अब डाल सकते दोस्तों, उपजाऊ भूमि, हाँ दोस्तों उपजाऊ भूमि उसमें आ जाएगा। फिर दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, ये भी प्री का हो गया या फिर 2 नंबर में इसका हर्यंक वंश या फिर पितृहत वंश। बिंदुसार 544 BC से 492 BC उपनाम यानी श्रेणिक। हर्यंक वंश का संस्थापक दोस्तों कौन था, महागोविंद द्वारा। बिंदुसार हर्यंक वंश का आएगा वास्तुकार महागोविंद द्वारा। हर्यंक वंश से बिंदुसार आएगा दोस्तों। राजगृह नामक नगर को बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। इसके राजवैद जीवक था, जिसे बिंदुसार महात्मा बुद्ध तथा अवंती के शासक चंद्रप्रद्युम्न के पास भेजा। बिंदुसार ने महात्मा बुद्ध को बेलून दान दिया था, बेलुगन सेनिया भी कहा जाता दोस्तों बिंदुसार को, या फिर बिंदुसार आएगा दोस्तों। इन्होंने स्थापित उपनाम श्रेणिक है दोस्तों। बिंदुसार का विस्तार दोस्तों, बिंदुसार ने राज्य विस्तार में त्रिसूत्री नीति को अपनाया दोस्तों। कौन कौन सी त्रिसूत्री नीति अपनाई दोस्तों, विवाह संबंधी नीति अपनाई। पहले लिच्छवी के साथ, लिच्छवी राजा चटक की बहन पुत्री चिलन्ना ने चटक की बहन से विवाह किया। सेकंड आएगा
कौशल राजा प्रसेनजीत की बहन महाकौशल से विवाह किया। थर्ड आएगा मृत देश यानी मृत देश की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया। फिर दोस्तों सेकंड आएगा मित्रता की नीति। बिंदुसार ने अवंती राजा चंद्रप्रद्योत के पास जीवा को भेजकर उससे मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। साथ ही साथ गंधर के शासक पुष्करासिरियन से मित्रता स्थापित की। थर्ड टॉपिक डालना आपका दोस्तों युद्ध की आक्रामक नीति। बिंदुसार ने मगध में पड़ोसी राज अंग के शासक बृहदत्त को हराकर अंग को मगध में मिलाया तथा अंग की पराजय अपने पुत्र अजातशत्रु को हराया। अजातशत्रु दोस्तों 492 BC से 460 BC। इसको उपनाम आएगा दोस्तों, अजातशत्रु को उपनाम आएगा कुलिक। माता आएगा कौशल यानी बौद्ध मतानुसार। चेलन्ना ने जैन मतानुसार प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया। अजातशत्रु ने अपनी मंत्री बसकाका तथा सुनिधि की सहायता से बज्जिसंग फूट डालकर शिलाकंक और रथमूलस जैसे हथियारों से बज्जिसंग को जीत लिया। अजातशत्रु ने कौशल के शासक प्रसेनजीत पर आक्रमण किया और काशी पर अधिकार कर लिया। संधि के परिणाम स्वरूप प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री बाजीरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया। दोस्तों जैन अनुयायी थे दोस्तों, कौन? अजातशत्रु क्या था? जैन अनुयायी थे, मैंने हाईलाइट कर दिया दोस्तों। फिर दोस्तों कौन सी डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आता है यही दिया गया है दोस्तों। ये देखिए उदयन पाटलिपुत्र की स्थापना कर राजधानी बनाया। जैन अनुयायी थे उदयन। नागदशक ये दोस्तों 2 नंबर में आएगा। अंतिम शासक था हत्ता अमात्या शिशुनाग ने किया। पुराणों में उसे दशक कहा गया नागदशक को। शिशुनाग वंश दोस्तों संस्थापक कौन था? शिशुनाग था। राजधानी वैशाली। उसने वत्स एवं अवंती महाजनपद को मगध में मिला। कलाशोक 398 से 366 BC से पूर्व। नाम क्या है? काकवर्ण। इसने पुनः पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया। नंदीवर्धन या महानंदी अंतिम शासक था। महापद्मनंद द्वारा हत्या की गई दोस्तों। महापद्मनंद नंदवंश महाबोधि दोस्तों। अन्य नाम क्या आएगा? नापित दास। उपाधि दोस्तों सर्वसांत्रिक। ये भी अगर सर्वसांत्रिक दे देगा तो आपको देना। महापद्मनंद ने क्षत्रियों को नाश करने के लिए उपाधि धारण की। उग्रसेन भयंकर सेना का स्वामी था। द्वितीय परशुराम था। परशुराम द्वितीय अनुल्लंघनी शासक। एक छत्र पृथ्वी का राजा एक राग। दोस्तों प्रमुख कार्य क्या था? महापद्मनंद कालिंग को जीतकर मगध में मिला लिया। वहाँ पर एक त्रिशूली यानी नहर का निर्माण किया दोस्तों तथा कालिंग नरेश से जिनसेना की मूर्ति ले ली। अन्य विजय दोस्तों इक्ष्वाकु पांचाल कैकेय है कालिंग अश्मक कुरु मैथुल सूर्यसेन बृहस्पति आदि नंदवंश में कुल 9 राजा हुए थे जिसमें नंदवंश भी कहते हैं। घनानंद अग्रमीज। सिकंदर का आक्रमण पराजित। आनंदगुप्त मौर्य इसके समकालीन। स्थूलभद्र भरारुचि थे दोस्तों अब बस आज यहीं तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे भारत पर विदेशी आक्रमण। तो दोस्तों बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार। तब तक के लिए जय हिंद।